इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए थे, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह के बताए थे, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट बताया था। और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो था लाइट की कांस्टेंट स्पीड को कांस्टेंट ट्रीट करने के फेवर में था। वो कह रहा था कि लाइट की स्पीड अगर कांस्टेंट हो कि हर दिशा में, वो ऑब्जर्वर के मोशन के साथ ना बदले। जो ऑब्जर्वर मीन्स जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, जो लाइट की स्पीड नाप रहा है, अगर उसके मोशन के साथ भी लाइट की स्पीड नहीं बदलती तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट कहलाएगी। तो इस बात को फेवर कर रहा था कि ऑब्जर्वर चाहे लाइट से दूर भागे चाहे लाइट की तरफ भागे, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट c ही रहेगी, वो c+v और c-v नहीं होगी। इसके बाद जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया थे वन डायमेंशन में x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, y प्राइम इक्वल्स y, z प्राइम इक्वल z एंड t प्राइम इक्वल t। ये गैलीलियो ने कहा था। x प्राइम y प्राइम z प्राइम जो थे s प्राइम फ्रेम जो कि मूविंग फ्रेम था, उसमें किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट थे और उसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x y z t थे। नॉन मूविंग फ्रेम में, स्टेशनरी फ्रेम में s पे जो रेस्ट पे था, हमने आपको ध्यान होगा माना था s फ्रेम जो रेस्ट पे था, और एक मूविंग फ्रेम माना था s प्राइम फ्रेम जो कि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। तो ये आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ गए थे। x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, z प्राइम इज इक्वल टू z, t प्राइम इज इक्वल टू t। गैलीलियो ने कहा था चाहे ऑब्जर्वर फर्स्ट फ्रेम में हो s में हो, चाहे ऑब्जर्वर सेकंड फ्रेम में हो s प्राइम में हो, उनकी घड़ी अगर शुरू में मैच कर दी गई हैं तो वो कोई भी घटना हो रही है तो उनका टाइम बराबर ही एक ही टाइम बताएंगे। आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं होगा, यानी गैलीलियो ने कहा था कि टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम इज एब्सोल्यूट। उसने कहा था अगर कोई फ्रेम s है, यहाँ पे s, ये इसकी वेलोसिटी क्या है 0, सपोज ऐसे यहाँ पे कोई दो घटनाएं हो रही है 1 और 2, ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो गई हैं इस फ्रेम में। सपोज दो लड़के एक साथ लाइट जलाते हैं, यहाँ पे इस लड़के ने भी लाइट जलाई एक और इसने भी एक साथ जलाई दोनों लाइट। तो सपोज एस फ्रेम में अगर कोई दो घटनाएं साथ साथ हो रही हैं तो आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। हो सकता है एस प्राइम में जो पहली और दूसरी घटनाएं साथ साथ ना हो, यानी कि पहले वाली की टॉर्च आपको, अगर एस प्राइम फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है तो हो सकता है उसके लिए टाइम दोनों के अलग अलग हो जाएं। तो पहली वाली टॉर्च उसे एकदम जली हुई दिखे, दूसरी वाली टॉर्च थोड़ी देर बाद जले, दोनों के टाइम में डिफरेंस हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, हैंस द इवेंट्स विच आर साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम, हैंस द इवेंट्स माने घटनाएं जो एक साथ हो रही हैं एक फ्रेम में, मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन अनदर फ्रेम। वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम में भी क्या हों, एक साथ ही हों। ये प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी कहलाता है। तो आइंस्टाइन ने कहा टी प्राइम मे नॉट बी इक्वल टू टी, टी प्राइम टी के बराबर भी हो सकता है, टी प्राइम टी से अलग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि टी प्राइम और टी बराबर ही हों। और आइंस्टाइन ने क्या किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स दिए थे अपने। पोस्टुलेट्स परिकल्पनाएं वो होती हैं जो कुछ कह दी जाती हैं और सारे एक्सपेरिमेंट्स और सारी थ्योरी उन्हें सेटिस्फाई करती हैं।
तो उसने क्या दी थी, परिकल्पनाएं दी थी उसने, आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो उसने 2 परिकल्पनाएं दी थी। पहली परिकल्पना थी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। उसने क्या कहा था, उसने कहा था फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक समान ही होंगे। इनर्शियल फ्रेम मैंने आपको बता दिया था कौन से होते हैं, मेरा लेक्चर आप दोबारा देख लेना अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगी थोड़ी ना। तो आप मेरे लेक्चर, ये जो मैंने आपको PDF भेज रखा है, इसे पढ़िए बार बार, 1-2 बार, और 1-2 बार मेरे लेक्चर सुनिए तो सब समझ में आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने 2 पोस्टुलेट दिए थे, कौन कौन से। एक तो उसने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। उसने कहा था जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज है, जो फिजिक्स के बेसिक नियम है, वो सब सेम रहेंगे, सब किसमें, सारे इनर्शियल फ्रेम्स में। और इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, जिनमें त्वरण 0 होता है, यानी कि जो फ्रेम या तो रुके हुए हों या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, वही इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। तो फिजिक्स के सारे नियम इनर्शियल फ्रेम्स में समान होंगे। फिजिक्स कहिए मैकेनिक्स कहिए एक ही बात है, लॉज ऑफ फिजिक्स का है या लॉज ऑफ मैकेनिक्स का है, सेम एक ही बात है। दूसरा इसका था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा पोस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसने कहा था लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी irrespective of the relative motion of the source, observer and inertial frame। यानी कि अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसने हाथ में एक टॉर्च जलाई, सपोज ने टॉर्च जलाई यहाँ पे, तो टॉर्च की लाइट ऐसा आगे बढ़ेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बढ़ता है आगे, ऐसा आगे बढ़ेगी। तो और एक आदमी जो है, ये टॉर्च की लाइट वैक्यूम में किस स्पीड से बढ़ेगी, c से। और ये आदमी सपोज भाग रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ v स्पीड से, लाइट आ रही है इधर की तरफ c स्पीड से। तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है और लाइट c स्पीड से इसकी तरफ चल रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड c प्लस v नहीं होगी, इसके रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड c ही होगी। अगर ये आदमी दूर भाग रहा है ऐसे v स्पीड से राइट साइड में जा रहा है, तब लाइट की स्पीड इसे जो अप्रोच करनी चाहिए वो c माइनस वी होनी चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा वो c माइनस वी नहीं होगी, वो भी c होगी। सो ये ऑब्जर्वर, ये पहला वाला आदमी है, मैंने नंबर 1 लिख दिया, वैसे नंबर 2 लिख दिया। तो पहला वाला तो सोर्स हो गया क्योंकि लाइट सोर्स है ये, और दूसरा वाला ऑब्जर्वर हो गया जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करेगी लाइट की स्पीड, इट विल ऑलवेज बी c। ये आइंस्टाइन ने कहा था और सारे एक्सपेरिमेंट इसे सेटिस्फाई कर रहे थे। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होगा, टाइम में वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। अगर 2 घटनाएं हो रही हैं तो दोनों घटनाओं के बीच में, एक फ्रेम में, रुके हुए फ्रेम में दोनों घटनाओं के बीच में आपने 1 घंटा नापा है, तो हो सकता है जो मूविंग फ्रेम हो, अगर आप उसमें खड़े हैं तो उन्हीं 2 घटनाओं के बीच में जो घटनाएं हो रही थी, हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा समय आप नापें, मतलब 1 घंटे के अलावा कुछ समय नापें। वैसे समय का हमेशा विस्तार होता है, टाइम डायलेशन कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये आइंस्टाइन ने कहा था। तो गैलीलियो के हिसाब से तो क्या था, गैलीलियो ने क्या कहा था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। इसे जब डिफ्रेंशिएट किया था तो आपको आ गया था यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस वी, ये आ गया था, और ए प्राइम इज इक्वल टू ए आ गया था। ये गैलीलियो के हिसाब से आ गया था। तो ये जो यू प्राइम थी, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थी एस प्राइम फ्रेम में, यू उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में थी, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम थी, और वी क्या थी,
वी एस प्राइम फ्रेम की स्पीड थी विद रेस्पेक्ट टू एस, ये सब था। इसी तरह से अगर आप u प्राइम इक्वल टू u माइनस वी को लेके चलें, u प्राइम इक्वल्स u माइनस वी, और यहाँ पे एक है आदमी जो रुका हुआ है, जो क्या कर रहा है, टॉर्च जला रहा है, लाइट जलाई इसने, और दूसरा आदमी है जो मोशन में है, ये इसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो लाइट तो बढ़ रही है c स्पीड से, c, तो रुके हुए फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड c है, तो ये c हो गई, u की वैल्यू c हो गई, क्योंकि ये आदमी, पहला वाला आदमी रुका हुआ है, ये नंबर 1 का जो आदमी है वो रुका हुआ है, और नंबर 2 का क्या है, मोशन में है। तो पहला वाला आदमी तो एस फ्रेम की तरह काम कर रहा है, और दूसरा वाला आदमी एस प्राइम फ्रेम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मोशन में है ये। और सपोज ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, या v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, हम कोई सी मान लीजिए, नीचे की हटा दीजिए, ये मान लीजिए ऊपर वाली, ये v वेलोसिटी से लाइट की तरफ आ रहा है, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, और ये लाइट c स्पीड से इधर आ रही है, यानी c इधर की तरफ है और v इधर की तरफ है। तो गैलीलियो के हिसाब से c प्राइम विल बी c माइनस वी, इस तरह से c बदल जाएगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी की c माइनस वी मिलेगी यहाँ पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी। जबकि आइंस्टाइन ने कहा था इट कैन नेवर बी c माइनस वी, इट इज़ ऑलवेज c। चाहे सेकंड वाला आदमी रुका हुआ है, चाहे मोशन में है, चाहे राइट में जा रहा है, चाहे लेफ्ट में जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हमेशा लाइट की स्पीड क्या होगी, c होगी। तो ये दोनों इसके वो थे, पोस्टुलेट्स थे आइंस्टाइन के, पोस्टुलेट जिन्हें कहते हैं आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो गैलीलियो के आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स को गैलीलियो के ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, और आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से सेटिस्फाइड थे, जबकि गैलीलियो के ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो रहे थे। तो लॉरेंज ने क्या किया, नए ट्रांसफॉर्मेशन दिए और उन्हें आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स के हिसाब से बनाया ट्रांसफॉर्मेशन को। उसने आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स को सही मान लिया और तब ट्रांसफॉर्मेशन दिए। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे, अब जितने भी केस आएंगे आप 2 फ्रेम मानेंगे, जैसे अभी तक माने थे, एक एस फ्रेम, ये रुका हुआ फ्रेम है, ये आपको पता है एक्स वाई और जेड फ्रेम था, और इसका ओरिजिन ओ था। और दूसरा फ्रेम क्या होगा, दूसरा होगा एस प्राइम फ्रेम, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, और इसे हम इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड v से मोशन करता हुआ मानेंगे, और इसका ओरिजिन होगा ओ प्राइम। तो 2 फ्रेम लेंगे, इनके ओरिजिन एक दूसरे के ऊपर कब होंगे, जब टाइम 0 होगा, यानी शुरू में ये एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, और जैसे ही घड़ी स्टार्ट करेंगे तो एस प्राइम फ्रेम मूव करना शुरू कर देगा राइट साइड की तरफ। तो क्या होगा, शुरू में ये था एस फ्रेम, एस फ्रेम था यहाँ पे, और इसी के ऊपर एस प्राइम फ्रेम रखा हुआ था शुरू में। इसका मतलब एक्स भी यहीं था और एक्स प्राइम भी यहीं था, वाई भी यहीं था और वाई प्राइम भी यहीं था, जेड भी यहीं था और जेड प्राइम भी यहीं था, ओ यहीं था और ओ प्राइम यहीं था, एक दूसरे को ऊपर रखे हुए थे बिल्कुल। ये कौन सा समय था, जब दोनों फ्रेम का टाइम क्या था, 0। दोनों की फ्रेम में जो आदमी है वो क्या कर रहे थे, उनकी घड़ियों में 0 टाइम था, यानी पहले आदमी की घड़ी में टी टाइम था, दूसरी घड़ी में टी प्राइम टाइम था, तो दोनों के क्या था, 0 था। और जैसे ही सेकंड फ्रेम ने, एस प्राइम फ्रेम ने मूव करना शुरू किया राइट साइड में, उसी समय घड़ी दोनों की चालू कर दी, स्टार्ट कर दी। तो हमेशा यही कंडीशन लेंगे हम। तो आफ्टर सर्टेन टाइम एस प्राइम कहाँ पहुँच जाएगा, एस प्राइम थोड़ा आगे आ जाएगा, क्योंकि एस तो रुका हुआ है, एस प्राइम थोड़ा आगे पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही कंडीशन हम मान के चल रहे हैं अब आगे। ये देखो, ये चित्र है, ये एस फ्रेम है या एस प्राइम फ्रेम है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
और आफ्टर टाइम टी ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, वी टी। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, यहाँ पी पे कोई घटना हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, और किस टाइम पे हो रही है, टी पे, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे हो रही है और टाइम टी पे हो रही है। यानी कि जो एस फ्रेम में जो आदमी यहाँ पे है, जो एस फ्रेम के साथ एस फ्रेम पे आदमी है, इसकी घड़ी में जो टाइम है वो टी है, इसकी घड़ी में टाइम टी है। और जो एस इसी घटना को जो हो रही है, एक एस प्राइम फ्रेम में आदमी है, इसकी भी घड़ी है, इसकी घड़ी टी प्राइम पर नोट कर दिया उसे, कि घटना टी प्राइम पर हो रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और टाइम हो जाएगा टी प्राइम। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में, और ऊपर वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस आदमी के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट, देखो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, यानी पी से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो देखो ये वाला तो वाई प्राइम है, ये डिस्टेंस जिस पे मैं लाइन कर दी है वाई प्राइम, और ये वाई है जिस पे मैंने लाइन कर दी। तो देखो ये वाई और ये वाई प्राइम बराबर है, वाई और वाई प्राइम बराबर है। इसी तरह से जेड और जेड प्राइम भी बराबर होंगे, केवल किस में डिफरेंस है, एक्स और एक्स प्राइम में। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस तो एक्स होगा और ये वाला डिस्टेंस एक्स प्राइम होगा, ये है एक्स और ये है एक्स प्राइम, और ये डिस्टेंस क्या था, वी टी। तो आपको यही से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आए थे, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, यही आए थे। लेकिन लॉरेंज ने क्या कहा, लॉरेंज ने कहा कि सपोज ये जब दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर थे, यानी ओ और ओ प्राइम भी यहीं था, इसी जगह था, एस प्राइम भी बिल्कुल यहीं था, इस फ्रेम के ऊपर ही था, एक्स यहीं था, एक्स प्राइम था, वाई प्राइम भी यहीं था, जेड प्राइम भी यहीं था, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे बिल्कुल, उस समय यहाँ पे किसी ने एक लाइट निकाली, पॉइंट से लाइट निकाली, और जिस समय लाइट निकली उसी समय एस प्राइम फ्रेम ने क्या किया, यहाँ से एस प्राइम था ना, इसने राइट में मूव करना शुरू कर दिया। जिस समय लाइट एकदम निकाली उसने यहाँ से निकली पॉइंट से, उसी समय एस प्राइम फ्रेम ने मूव करना शुरू कर दिया, और यहाँ एस पे जो घड़ी बंधी थी और एस प्राइम पे जो घड़ी बंधी थी, उसी समय दोनों घड़ियों ने चलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही एस प्राइम फ्रेम ने मूव करना शुरू किया इधर की तरफ, उसी समय दोनों घड़ियां चला दी गई, एस प्राइम वाली घड़ी और एस वाली घड़ी और एस प्राइम वाली घड़ी दोनों ऑन कर दी गई। तो आफ्टर टाइम टी यहाँ पे लाइट निकली है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी ये लाइट का वेव फ्रंट पता है, सेम फोकस के पॉइंट, सेम लोकस के पॉइंट्स। तो वेव फ्रंट ऐसा बढ़ता है, स्फेरिकल लाइट ऐसा आगे बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी ऐसे 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 बढ़ती जाएगी लाइट आगे, चारों तरफ एक पॉइंट से, पॉइंट सोर्स है, ऐसे करके लाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, और कुछ समय टी बाद यहाँ पहुँच जाएगी। देखो ये तो मैंने लाइट दिखा रखी है कि लाइट बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ी, यहाँ से बढ़ी, यहाँ से बढ़ी, यहाँ से बढ़ी, यहाँ से ऐसे बढ़ रही है लाइट वेव, और यहाँ पहुँच गई, इस जगह पहुँच गई आफ्टर टाइम टी। किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और इसी तरह से अगर हम एस प्राइम फ्रेम देखें तो इसका ओरिजिन भी पहले यहीं पे था, ओ प्राइम यहीं था, तो इसके हिसाब से भी लाइट निकली थी। लेकिन आफ्टर टाइम टी इसके हिसाब से लाइट कहाँ पहुँची, यहाँ, इस आफ्टर टाइम टी इसके हिसाब से लाइट कहाँ पहुँची, इसके हिसाब से लाइट यहाँ पहुँची यहाँ से, और आफ्टर टाइम टी इसके हिसाब से लाइट यहाँ पहुँची, ये पहुँची। तो इस डिस्टेंस को आर मान लेंगे, इस डिस्टेंस को आर प्राइम मान लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये वी टी है, ये रहा वी टी ऊपर, तो ऐसा हो जाएगा आर आर प्राइम वी टी। तो अगर हम ये वेव फ्रंट देखें, ये जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, जैसे यहाँ से चल रहा है ना, पूरा स्फेयर बढ़ेगा आगे, ऐसे पूरा स्फेयर बढ़ेगा आगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ रहा है स्फेयर, मैं पूरा नहीं बना रहा, तो फाइनली यहाँ आ जाएगा स्फेयर। तो ये स्फेयर आगे बढ़ रहा है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन क्या होगी,
स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये आर है, तो स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड है विद रेस्पेक्ट टू दिस एस फ्रेम। तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की, तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और ये है इसका डिस्टेंस आर प्राइम। तो इस वेव फ्रंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम? एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो जाएगी आर प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर, ये हो जाएगी। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या थी इक्वेशन? ये आर था। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये थी। और आर डिस्टेंस क्या है? ये था आर डिस्टेंस। ये लाइट का वेव फ्रंट इधर किस स्पीड से बढ़ रहा है? ऐसे बढ़ रहा है ना लाइट का वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे। किस स्पीड से बढ़ेगा आगे? सी से बढ़ेगा, सी। तो जो लाइट वेव फ्रंट है, ये लाइट वेव फ्रंट है, ये इधर की तरफ सी स्पीड से बढ़ रहा है, और पी पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचा है? टी टाइम में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी टी। तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी, ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, ये इनफैक्ट सी टी है, और इसे हमने कितना माना था? आर। तो बेसिकली आर जो हो गया सी टी हो गया। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस था ये आर प्राइम था। इसने कहा लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो इसने कहा ये इसके रेस्पेक्ट में भी लाइट सी से ही बढ़ेगी आगे, लेकिन टाइम बदल जाएगा। इसका टाइम सपोज टी प्राइम है, तो ये वाला डिस्टेंस सी टी प्राइम हो जाएगा, और इस डिस्टेंस को क्या माना था? आर प्राइम। तो आर हो गया, आर हो गया सी टी, और आर प्राइम हो गया सी टी प्राइम। इनका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और आर प्राइम स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था आर स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सी स्क्वायर आर प्राइम स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर प्राइम स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर। तो दो इक्वेशन आ गई, एक तो आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई आर प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? ये दोनों इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन है। ये स्फेयर की इक्वेशन है, यही इसके रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसके रेस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन है, लेकिन वेव फ्रंट सेम है। तो देखो मैंने नीचे लिख रखी है, ये इक्वेशन है वेव फ्रंट की, किसकी? स्फेरिकल वेव फ्रंट इक्वेशन। ये हो गई, ये किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। और नीचे वाली सेम वेव फ्रंट की इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम होगी। अब आपको पता है कि जो सेकंड फ्रेम है, ये सेकंड वाला जो फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसके y विल बी इक्वल टू वाई प्राइम और z इक्वल टू जेड प्राइम होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको
ये कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डाल लो यहाँ से, ये वाई प्राइम है और ये क्या है वाई, दोनों देखो बराबर है, वाई प्राइम इक्वल वाई है, तो वाई प्राइम इक्वल वाई होगा और जेड प्राइम इक्वल जेड होगा। बट एक्स प्राइम एक्स के इक्वल नहीं होगा, एक्स प्राइम विल नॉट बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन है, बाकी दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है सेम वेव फ्रंट की, इस वेव फ्रंट की, इस वेव फ्रंट की, ये दो इक्वेशन आई। ये दोनों इक्वेशन, और इनमें भी क्या है, इनमें वाई प्राइम स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, जेड प्राइम स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर है, तो कहाँ डिफरेंस रह गया, केवल इसमें केवल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या डिफरेंट है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर, ये अलग है बस। तो क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम वेव फ्रंट की हैं, ये एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, ये एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, लेकिन वेव फ्रंट क्या सेम, ये सेम वेव फ्रंट की इक्वेशन है, देयरफॉर दीज मस्ट बी आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही चीज़ की इक्वेशन है ये, तो ये आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल होने का मतलब ये वाला पोर्शन तो बराबर है इनका, तो डिफरेंस किस में आना चाहिए, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले जाओ, यहाँ से हटा दो, ऐसे सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर इधर ले जाओ, यहाँ से हटा दो। तो ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, इन दोनों आइडेंटिकल होने के लिए तो ये लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर शुड बी आइडेंटिकल टू एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ये आइडेंटिकल होना चाहिए। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ, ये आर था और ये आर प्राइम था, तो ये आइडेंटिकल होना चाहिए। इसे देख लेते हैं, तो आइडेंटिकल होना था सी स्क्वायर टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट बी आइडेंटिकल टू एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, इसके आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इसमें अगर हम गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसने माना लॉरेंज ने कि सपोज एक्स प्राइम इजकल टू गामा एक्स माइनस वी टी, मान लिया यहाँ पे गामा कोई भी कांस्टेंट है, पता नहीं क्या है। गैलीलियो ने क्या माना था, गैलीलियन ने एक्स प्राइम इजकल टू एक्स माइनस वी टी माना था। लॉरेंज ने क्या करा भाई, इसके बाहर यहाँ पर गामा और लगा दिया एक कांस्टेंट, तो उसने कहा एक्स प्राइम, सपोज एक्स प्राइम की वैल्यू ये है, और उसने गैलीलियन ने क्या कहा था, टी प्राइम इजकल टू टी, इसने कहा क्योंकि टाइम बराबर नहीं होंगे तो लेट टी प्राइम इजकल टू एल्फा टी प्लस एफ एक्स, ये कुछ भी है, कोई भी एक कांस्टेंट मान लिया, ये कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है और एफ कांस्टेंट है, तो थ्री कांस्टेंट्स हैं, थ्री डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, ये मान लिए गैलीलियो, उसने लॉरेंज ने माना सपोज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऐसे दे गिवन है, वनिस्वत उसके जो गैलीलियन ने कहा था, गैलीलियन ने कहा था एक्स प्राइम इजकल टू एक्स माइनस वी टी और टी प्राइम इजकल टू टी, उसने कहा ऐसा नहीं, सपोज हम मान लेते हैं आइंस्टाइन की बात सही मान लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे दे देते हैं, ऐसे नहीं देते, तो जब ऐसे दे देते हैं तो हमें क्या करना है, ये आइडेंटिकल देखना है, ये आइडेंटिकल होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू रख दो, कौन सी वैल्यू, छोटा करके दिखाता हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो यही वैल्यू हम नीचे ऊपर रख रहे हैं इक्वेशन में। तो जब इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस एफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये रहा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये रहा, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया है,
एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ से आएगा, और एक्स स्क्वायर एक यहाँ से आएगा, तो दोनों एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके ये आ जाएगा फैक्टर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, और यहाँ से भी एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बच जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ से एक एक्स टी की टर्म आएगी, ट्वाइस एक्स वी टी आएगा माइनस में, और यहाँ से भी एक्स टी की एक टर्म आएगी, ट्वाइस टी एफ एक्स आएगा। तो उसमें से एक्स टी कॉमन ले लो, ट्वाइस एक्स टी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में ये बच जाएगा फैक्टर। इसी तरह से एक टर्म आ रही है यहाँ पे सी स्क्वायर टी स्क्वायर की, सी स्क्वायर टी स्क्वायर यार, और एक आएगा यहाँ से वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये भी सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें भाग दे दोगे, इसमें सी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो इस वाली टर्म से स्क्वायर करके और इस वाली टर्म का स्क्वायर करके सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर वाली इक्वेशन में रखे, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर में। यहाँ पे क्या था, ये था इनफैक्ट एक्स प्राइम स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, और यहाँ पर क्या था माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट था। तो ये एक्स प्राइम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी और टी प्राइम की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आ गया, और ये फिर ये आ गया एक्सपेंड करके। यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये ब्रैकेटेड टर्म है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, दोनों को इक्विवेलेंट रख दो, तो आपकी इक्वेशन आ गई है, ये आ गई दिस इक्वल टू 1, कंपेयर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे एक्स टी के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, लेफ्ट साइड में एक्स टी का कोफिशिएंट क्या है 0, एक्स टी है ही नहीं टर्म, यहाँ पे एक्स टी टर्म नहीं है, इसका एक्स टी का कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो ये जो एक्स टी का कोफिशिएंट है इसे 0 के बराबर रख दो, ये रख दिया 0 के बराबर। फिर राइट साइड में सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये, और लेफ्ट साइड में सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 को यहाँ पे -1 है, इसे माइनस इसके साथ इक्वल कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इक्वल्स -1, तो ये आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 3, 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है। अननोन क्या है, गामा एफ और एल्फा, गामा एफ, ठीक है ना, इस तरह से एल्फा गामा, ये 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कैसे, पहली वाली इक्वेशन से गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और यहाँ रख दो, तो अब ये वाली जो इक्वेशन बचेगी ये एफ और अल्फा में बन जाएगी पूरी इक्वेशन। फिर इससे एफ की वैल्यू निकाल लो अल्फा की टर्म्स में और यहाँ रख दो। ऐसे ही एफ की वैल्यू यहाँ पे अल्फा की टर्म्स में निकाल लिया, उसे यहाँ रख दो, तो यहाँ से फिर गामा की वैल्यू भी अल्फा की टर्म्स में आ जाएगी, यहाँ से एफ की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में आ जाएगी, और यहाँ से फिर सॉल्व हो जाएगा अल्फा। तो 3 ही अननोन है और 3 इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसके रिजल्ट लिख देंगे। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो गामा और अल्फा की सेम वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एफ की वैल्यू आएगी -v बाई सी स्क्वायर। ये आ गई, लेकिन कहाँ से आई, इसे लॉरेंज ने क्या माना था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू, लॉरेंज ने माना था एक्स प्राइम इक्वल्स गामा एक्स माइनस वी टी, ये माना था, और टी प्राइम इक्वल्स अल्फा टी प्लस एफ एक्स, ऐसा कुछ माना था ना उसने, देख लेते हैं ऊपर, ये माना था एक्स प्राइम इज इक्वल टू दिस और टी प्राइम इज इक्वल टू दिस। तो अब हमने
गामा की वैल्यू निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, दोनों के बराबर आ गई, और एफ़ की वैल्यू भी निकाल ली। हमारी गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गई, और किसकी वैल्यू, एफ़ की वैल्यू आ गई -v/c²। तो ये दोनों वैल्यू एफ़ और गामा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। इनमें रख दो गामा और एफ अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो जब रखोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा, ये था ना एक्स माइनस वी टी, गामा की वैल्यू रख दी तो ये आ गया। और आपको पता है वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई हो गई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड हो गई, क्योंकि मोशन ऑफ द सेकंड फ्रेम इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आ गया। और टी प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया, टी प्राइम इज इक्वल टू ये माना था, ये आ गया, यानी ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशंस आई ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं, और दीज आर बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। और इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए क्या है, उसके लिए कंडीशन को उल्टा बनाना पड़ेगा इन्वर्स के लिए। जैसे आपने क्या कहा था, एस फ्रेम ये जो था रेस्ट फ्रेम था, रुका हुआ था, इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड, और एस प्राइम फ्रेम जो था वो मूविंग फ्रेम था, इसके थे कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसी कंडीशन को उल्टा मान लो, इसी कंडीशन को उल्टा क्या मान लो, हम मान लें ये जो एस प्राइम फ्रेम है जो मूव कर रहा था ये तो रुका हुआ है, और एस फ्रेम माइनस वी से मूव कर रहा है, यानी इस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को हम ऐसे मान लें कि एस प्राइम फ्रेम तो रुका हुआ है, ये एस प्राइम फ्रेम है, ये रुका हुआ है, और जो एस फ्रेम है ये पैरेलल में नहीं है लाइन्स ना, जो एस फ्रेम है ये एस फ्रेम है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है माइनस वी से। दोबारा बना देता हूँ हटा के, पहले हमने माना था ये एस फ्रेम था, ये एस प्राइम फ्रेम था, एस रुका हुआ माना था, और एस प्राइम को मोशन में माना था इधर कांस्टेंट स्पीड से। इसी कंडीशन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एस प्राइम तो रुका हुआ है, और जो एस फ्रेम है, एस प्राइम रुका हुआ, और एस फ्रेम जो है वो इधर मूव कर रहा है, यानी माइनस वी से मूव कर रहा है इधर। तो अब मूविंग फ्रेम क्या हो गया, एस, और एस प्राइम क्या होगा, रुका हुआ फ्रेम हो गया। पहले रुका हुआ फ्रेम क्या था, एस था, मूविंग क्या था, एस प्राइम था। तो इसमें क्या होगा, एस की वेलोसिटी अब मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस वी, पहले मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी थी प्लस वी। तो अब इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ जहाँ वी है वहाँ तो माइनस कर दो, माइनस वी लगा दो, और जहाँ पे प्राइम्स हैं वहाँ से प्राइम हटा दो, जहाँ पे प्राइम नहीं है वहाँ प्राइम लगा दो। क्यों, क्योंकि अब ये एस फ्रेम जो है ये प्राइम फ्रेम की तरह काम कर रहा है, ये मूविंग फ्रेम की तरह काम कर रहा है, तो और ये वाला रेस्ट फ्रेम की तरह काम कर रहा है। तो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है आपको, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वी को माइनस वी से रिप्लेस करना है, और इंटरचेंज कैसे करना है, प्राइम्स को, यानी जहाँ पे प्राइम था वहाँ पे प्राइम हटा देना है, और जहाँ पे नहीं था वहाँ लगा देना है। जैसे ये देखो एक्स वाला देखो, इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, यहाँ देखो प्राइम था तो यहाँ से प्राइम हटा दिया, एक्स प्राइम की जगह एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो v था ऊपर वाला v, यहाँ x की जगह x पे प्राइम लगा दिया, प्राइम नहीं था। ऐसे t पे यहाँ प्राइम लगा दिया, प्राइम नहीं था। तो जहाँ पे प्राइम है वहाँ पे तो हटा दो, जहाँ पे नहीं है वहाँ लगा दो। जहाँ पे v, यहाँ पे v के स्थान पे माइनस वी रखो तो ये नीचे वाला सेम ही रहेगा, क्योंकि
माइनस वी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर एक ही बात होती है, तो ये सेम रहेगा नीचे का। तो ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। क्या प्राइम की जगह पे प्राइम हटा दिया, जहाँ लगा हुआ था, जहाँ नहीं लगा था वहाँ लगा दिया, तो ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। और v को माइनस वी से रिप्लेस कर दिया, इसमें प्राइम बदल दो, तो जब प्राइम बदलोगे इसे तो क्या आ जाएगा, y इजकल टू वाई प्राइम आ जाएगा। पहले तो था y प्राइम इजकल टू वाई, यहाँ पे z प्राइम इजकल टू z है, अब आ जाएगा z इजकल टू z प्राइम। इसी तरह से t वाला देखो, यहाँ से प्राइम हटा दो तो t लिख दोगे, गामा के स्थान पे गामा ही लिखा रहने दो, अंदर t है तो t प्राइम लगा दो, प्लस v की जगह माइनस वी लगा दो तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस v डिवाइड बाई सी स्क्वायर, x बिना प्राइम का तो यहाँ प्राइम लगा दो। ये टाइम का क्या हो जाएगा, ये आ गया इन्वर्स टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। आगे था ये t के स्थान पे क्या लगा दो, ये t है, यहाँ पे t की जगह पे t प्राइम लगा दो, ये लगा दिया t प्राइम। या माइनस वाई वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह प्लस वी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वी की जगह पे प्लस वी हो जाएगा और नीचे का सेम रहेगा, क्योंकि माइनस वी के स्थान पे प्लस वी लगाएंगे तो सेम बना रहेगा। यहाँ पे ये जो ये लिखा है ना, ये v2 गलत लिख गया, ये वी स्क्वायर होगा। तो ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, v को माइनस वी से रिप्लेस कर दिया और प्राइम्स को इंटरचेंज कर दिया, बस। तो ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे अगले लेक्चर में आगे का।